अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में खुश आमदीद। पाकिस्तान अमराज चश्म के हवाले से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो आदाद शुमार हैं, उनके हिसाब से पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख अफराद जो हैं बीनाई से महरूम हैं और बदकिस्मती से इसमें 30 लाख बच्चे भी शामिल हैं जो बीनाई से महरूम है या मुख्तलिफ़ किस्म की जो अमराज हैं चश्म के हवाले से, बीनाई के हवाले से उसका शिकार हैं। अब ऐसे में LRBT का नाम हम सब के सामने आता है, लेटन रहमतुल्लाह बेनेवोलेंट ट्रस्ट अलमारूफ LRBT, जो कि पाकिस्तान में इमराज चश्म के हवाले से सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा इसका वसी नेटवर्क है। पाकिस्तान में इसके एज ऑफ नाउ तकरीबन 19 अस्पताल जो हैं वो सरगर्म अमल हैं और तकरीबन 60 के करीब इनकी जो है मराकज़ इस वक्त काम कर रहे हैं। कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहूँगा। LRBT अब तक 5 करोड़ अफराद का, नाबीना अफराद का इलाज LRBT से हो चुका है और तकरीबन सर्जरी के हवाले से बात की जाए तो 50 लाख सर्जरीज जो हैं आँखों की वो कामयाबी से हो चुकी हैं। और जो काबिल तहसीन बात है वो ये कि ये सब मुफ्त में है, यानी जो गरीब आवाम की खिदमत में इस वक्त सरगर्म ये इदारा LRBT, जिसके हवाले से आज हम बात करना चाहेंगे कि इनके फर्दर प्लान्स क्या हैं और पाकिस्तान में किस तरीके से, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि तकरीबन मुल्की आबादी का 70% जो है वो सिर्फ LRBT कैटर करता है अमराज चश्म के हवाले से। तो इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन LRBT नजमुल साकिब हमीद साहब कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। साकिब, शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले हमें ज़रा बताइए, इसका बैकग्राउंड बताइए, LRBT किस तरीके से हमारे से वजूद में आया, ये कैसे कायम हुआ और क्या इसके मकासद थे और अब तक का जो सफ़र है LRBT का, थोड़ी इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे मौका दिया, मद्दू किया, हम बहुत आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं। LRBT 1984 में ये कायम हुआ था, इसकी बुनियाद रखी गई थी। 1985 में हमने एक मोबाइल यूनिट से काम शुरू किया। ये हम ले गए टंडोबागो और वहाँ पहले साल के अंदर हमने 11,000 लोगों का इलाज किया। 37 साल में हमने सारे पाकिस्तान के अंदर एक जाल बिछा दिया है जी। अब 19 हमारे अस्पताल हैं, 60 हमारी क्लिनिक्स हैं। तो इन सारों के अंदर ये जैसे आपने उजागर किया कि इलाज होता है और ये इलाज जो है ना जी, आला मेयार का विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इन जो हम लोग जिस पे करते हैं सारी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट, ये इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट है ये। क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीबों को वही सहूलत हो जो अशरफिया को मिलती है जी। और ये हमने अपने साथ बांध रखा है ये अहद, और इस पे हम पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 1984 में इसका आपने जो है ये इदारा कायम हुआ। ये लेटन और रहमतुल्लाह, ये 2 कारोबारी शख्सियत थी, ज़रा इसका बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल। लेटन साहब जो थे ना वो इंजीनियर थे, उनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, काफ़ी उस ज़माने में तो बहुत मानी जाती थी, मैकडॉनल्ड नेटन। अच्छा। हाँ, इनकी कंपनी थी। इन्होंने इस्लामाबाद में भी वो कैपिटल बनाया और कराची में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। अच्छा। जो ये ज़का रहमतुल्लाह साहब थे, ये वज़ीर इंडस्ट्रीज़ के CEO थे और ये दोनों के दोनों 1984 में रिटायर हुए। और ये जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा देखो सारी उम्र तो अपने लिए कमाया है, अपने बाल बच्चों के लिए कमाया है, तो अब हम कोई फलाह बहबूद का काम करें और इस मुल्क जिसने हमें इतना कुछ दिया है इसको हम वापस इनके गरीब पे बैक करें जी। तो इस तरह ये शुरू हुआ जी। और अब इनका ख्वाब तो ये था कि कोई आदमी, औरत या बच्चा इस वजह से अपनी
अपनी बिनाई ना खो बैठे, आंखें उसकी जो है बुझ ना जाएं, सिर्फ इस वजह से कि वो उसके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, इलाज पैसा के नहीं लिए। है। जी हाँ। ठीक। और ये आप- बड़ी हमारी अभी भी और उस वक़्त तो इससे भी ज़्यादा बेसिक इशू यही था। सो ये और जब इसे हमने ये कोशिश ये करते थे कि हमारे अस्पताल या क्लिनिक्स उस जगह हों जहाँ गुर्बत बहुत हो और जहाँ ये हम लोग स्लम्स में होते थे, ये छोटे छोटे कस्बों में होते थे, ये गांव में होते थे, देहातों में होते थे, जहाँ ये ना फैसिलिटीज़ होती थी, ना लोगों के पास इतनी कुव्वत होती थी कि अपना पैसे दे के इलाज करा सकें। सो ऐसे हुआ। और और ये शुरू से हमारा ये था कि क्वालिटी का मेयार वही होगा जो आप सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो, और हमारे पास इक्विपमेंट वो होगा जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, और हमारे डॉक्टर्स वो आला किस्म के होंगे। तो इस वक्त आप देखिए ये जो हमारे पास आते हैं अमराज चशम में मुब्तला गरीब हमारे या हमारे पसमंदा तबके के बहन भाई, उनका मुफ्त इलाज होता है और बड़े आला मेयार का होता है। ठीक। और एट प्रेजेंट आप बता सकते हैं कि इस वक्त कहा जाता है कि तकरीबन 2,60,00,000 अफराद जो हैं वो बीनाई से महरूम हैं, या जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाना है, जिसके लिए आपको फंड्स की अशद ज़रूरत है, और वो फंड्स भी इन बिलियंस हैं, तकरीबन 2 अरब और 70 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो मेन सोर्स ऑफ क्या है आपका फाइनेंशियल उसमें? देखिए जी, पाकिस्तान के बाशिंदे, ये जो हमारा इदारा है ये चलता है उनके ज़कात और उनकी अतियात से, और ये से तकरीबन 84% जो हमारा अतियात और ज़कात होती है वो पाकिस्तान के अंदर होती है। 16% बाहर के जो पाकिस्तानी है ना, जिसको हम कहते हैं कि जी हमारा डायस्पोरा है, ये उनसे आती है। तो ये चलाते हमारे पाकिस्तानी हैं। ये माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर लोगों को, गरीबों का बहुत दुख दर्द है और वो पैसे देते हैं। जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में होती है शायद दुनिया में कहीं नहीं होती, और जितनी हम देखते हैं कि शहर कराची के अंदर और सूबा सिंध के अंदर जितना मेडिकल में, कल हमने डॉक्टर नदीम कमर हमारे साथ मौजूद थे, NICBD के हवाले से हमने प्रोग्राम किया। फिर इसी शहर में आपके पास NICBD है, ब्लड डिजीज़ का भी है, फिर साइबर नाइफ भी यहाँ पे, SIUT भी यहाँ पे है, LRBT भी यहाँ पर है। तो पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है हेल्थ केयर के ऊपर। जी एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसकी बहुत ज़रूरत है जी, क्योंकि ये गैप है। और वैसे इस मामले में मैं ये ज़रूर आपसे कहूँ कि सिंध गवर्नमेंट हमारी भी मदद करती है। ये जो आपने फरमाया था कि 2 अरब और 60-70 करोड़, हाँ जी हाँ, 70 करोड़ रुपया हमें जो ज़रूरत है, इसमें से तकरीबन 80 मिलियन रुपए, मतलब ये हुआ कि 8 करोड़ रुपया सिंध गवर्नमेंट हमें देती है हर साल। अच्छा, तो इसका पूरा ये निज़ाम जो है कैसे मैनेज करते हैं 19 हॉस्पिटल्स को और 60 के करीब मराकज़? पहले तो ये मराकज़ किस तरह के कहलाते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा, फिर इसको मैनेज आप किस तरह से करते हैं? देखिए, ये जो 60 मराकज़ की बात कर रहे हैं, इनमें से 5 तो ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं आउटरीच सेंटर्स। वहाँ हम OPD भी करते हैं और सर्जरी भी करते हैं। जो बकिया जो हैं 55, वो हैं जहाँ हम सिर्फ OPD करते हैं, और सर्जरी के लिए हम अपने अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं, जो सबसे पास अस्पताल हो, और वहाँ उनको एक मुकर्रर दिन पे भेजते हैं, और उस मुकर्रर दिन के लिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है।
ठीक सर, ये तो हमको पता है कि ये मुफ्त इलाज होता है, लेकिन क्या मेरिट के ऊपर होता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है मेरिट के ऊपर। लोग जो हमारा पसमानदा तबका है वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता, और इस तरह से पूरी दुनिया में ऑप्टिकल और डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इंतहाई महंगा होता है, बहुत उसमें इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। तो ये मेरिट को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक तो ज़कात का ताल्लुक़ है, हमारा एक शरिया एडवाइज़र है, उसने हमें 8 सवाल दिए हुए हैं। अच्छा। तो उन 8 सवालों का हम उनसे, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनसे हम पूछते हैं। तो उसका मतलब ये है कि देखने के लिए कि इसके पास कितने असासे हैं। अगर एक नाक से ऊपर असासे हों तो मुस्तहिक नहीं होता, ठीक। लेकिन जिस आदमी के पास एक, या औरत के पास एक नाक से ज़ायद असासे हों, वो ये ज़रूरी नहीं कि वो अफोर्ड ट्रीटमेंट, वो इलाज को अफोर्ड कर सके। तो ये जो लोग मुस्तहिक होते हैं तो इनको तो हम ज़कात से ट्रीट करते हैं से, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन मुस्तहिक नहीं हैं, उनको हम एहतियात से ट्रीट करते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। हम जो लोग मोस्ट डिजर्विंग है वो ज़कात के उसमें, बाकी एहतियात के उसमें आ जाते हैं। या डिज़र्विंग तो वो भी होते हैं जो एहतियात से ट्रीट होते हैं, लेकिन ये है कि वो मुस्तहिक नहीं होते। देखिए ना, अगर आपके पास एक नाक के असासे हैं तो आपकी क्या होगी इनकम, आप सोच लीजिए। इतनी नहीं होगी कि आप ये आँखों का ट्रीटमेंट जो है आजकल के इस दौर में महंगाई जो है वो 48%, 41, 42% है, हिस्टोरिकल महंगाई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये देखिए, इस वक्त अगर आप ये जिसको कहते हैं ना मोतिया, ये मोतिया का ऑपरेशन करने जाएं तो आपको 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का आपको अदा करने पड़ेंगे, ठीक। हमारे यहाँ मुफ्त में हो जाता है उसका, लेकिन हम करते सिर्फ मुफ्त इलाज जो है वो सिर्फ करते हैं उन लोगों का जो मुस्तहिक है या जो नॉन अफोर्डिंग है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों श्रीलंका, ज़ाहिर है कि वहाँ पे इस वक्त बहुत माली हालात ख़राब हैं, फिर वो दिवालिया भी हुआ। एक आध मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा आई डोनेशन जो होती है वो श्रीलंका से होती है। तो ज़रा डोनेशन के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है? क्या आई डोनेट करने का मतलब है कि किसी की पूरी आँख निकाल कर डोनेट कर दी जाए, क्या है ये? देखिए जी, बात ये है कि आँख का जो सबसे पहली पुतली है उसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये आउटर लेयर जो है जी, वो आउटर लेयर जो है उसकी वो अगर ये होता ये है कि एक्सीडेंट हो जाता है या जेनेटिक डिजीज़ हैं जैसे फूक्स है और दूसरी और हैं डिस्ट्रफीज़ होती हैं, हाँ। उनको उससे वो आँख की जो आपकी जो रोशनी है आँख की वो चली जाती है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम अब इसको हम बदल दें। अगर हम बदल दें तो ये जो है बिल्कुल जो आपकी नज़र है, हाँ। वो बिल्कुल बहाल हो जाती, बिल्कुल बहाल हो जाती है अगर कॉर्निया जो है वो चेंज हो जाए। अच्छा, अब ये है कि कॉर्निया श्रीलंका में ये होता है कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो एक तो बुद्ध हैं, ठीक है ना, बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट, ठीक है। उनके यहाँ ये गिविंग का बहुत है। अच्छा, मजहबी रुझान है। जी हाँ, मजहबी रुझान है। तो जब वो उनका इंतकाल हो जाता है तो वो अपना कॉर्निया लिख जाते हैं कि एक कार्ड भर जाते हैं कि जी इसको निकाल के ये किसी ज़रूरतमंद को लगा दिया जाए। तो सर ये तो सिर्फ एक लेयर को निकाल के देने वाली बात हुई, सिर्फ एक लेयर को निकाल के। एब्सोल्युटली। और उसमें क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर उमूमन एक कहानी कही जाती है कि जी। नजमुल साकिब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक की कॉल है, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगा और ब्रेक के बाद भी ये अहम डिस्कशन हमारा जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। चेयरमैन LRBT नजमुल साकिब हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आंखों के अतिया के हवाले से, और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि शायद आंखें पूरी निकाल के अतिया कर दी जाती हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक आउटर लेयर है कॉर्निया की, वो अतिया की जाती है जी। और फिर ये है कि जब निकाल देते हैं तो उससे आपको पता नहीं ही लगता किसी को कि ये निकाल दिया गया है, क्योंकि हम उसके ऊपर एक निकाल देते हैं आर्टिफिशियल कवरिंग, जिससे वो बिल्कुल लगता है कि जैसे नॉर्मल नेचुरल कॉर्निया हो। ठीक। अब वो किसी का डोनेट किया हुआ कॉर्निया जो है वो अगले किसी रेसिपिएंट के लिए क्या उसकी देखिए, बताइएगा। उसकी तो सारी ज़िंदगी बदल जाती है जी। उसकी आंखें फिर रोशन हो जाती हैं। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आपकी आंख आपके जाने के बाद एक किसी और आदमी का नज़र का आप उनकी जो आंखें रोशन कर दें, वो फिर देख सकें, फिर काम करना शुरू कर दें, फिर अगर वो पढ़ते हैं तो पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो ये तो उसकी सारी आप ज़िंदगी बदल देते हैं। सदका जारिया हुई ना। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये जो पूरा सिस्टम है, 21 हॉस्पिटल, 19-20 हॉस्पिटल, 60 के करीब आपकी ये जो फैसिलिटेशन मराकज़ हैं, इनको चलाना, एक तो मैनेजमेंट के हवाले से मैंने बात की, फिर दूसरा यू नीड टू हैव वेरी स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जॉब है ये काम है। तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स वैसी चाहिए, बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स चाहिए, प्रोफेशनल टेक्नीशियंस चाहिए। उनका क्या अरेंजमेंट होता है पाकिस्तान में? तो अगेन अगर हम कमर्शियल उसके ऊपर जाएँ तो ऑप्टिकल और डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। तो लोग जो है इतना अर्सा ये पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो तो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आपके साथ कौन लोग आते हैं? देखिए, हमारा एक रेपुटेशन है जी मार्केट के अंदर, डॉक्टर्स के लिए भी, पैरामेडिक्स के लिए भी, कि ये है कि ये LRBT में अगर आप चले जाएं तो आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी आपको हर जो हॉस्पिटल है वो आपके पीछे दौड़ेगा। तो एक दफ़ा ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो गई हो और अच्छा, आप एक क्वालिफाइड सर्जन बन गए हैं या क्वालिफाइड टेक्नीशियन हो गए हो। हाँ। अच्छा, हम कैसे करते हैं इसको? करते ये है कि जी हमारे पास हम लोग करते हैं फेलोशिप और मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ ये जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के लिए डॉक्टर्स को प्रिपेयर करते हैं। आपने MBBS डिग्री तो कर ली, ठीक, उसके बाद एक साल का हाउस जॉब भी कर लिया, लेकिन अभी तक आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट नहीं बने। उसके लिए आपको ये स्पेशलाइज आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी पड़ती है। हम लोगों को वी आर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान इन ऑप्थेमोलॉजी। अच्छा, ठीक। हमारे पास इस वक्त 56 डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त फेलोशिप और मेंबरशिप को परस्यू कर रहे हैं। ये हम करते हैं कराची में भी और लाहौर में भी। ये हमारे 3 टर्शरी, 2 हॉस्पिटल लाहौर में और एक हॉस्पिटल यहाँ, ये टर्शरी हॉस्पिटल है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कराची के अंदर एक स्कूल ऑफ पैरामेडिसिन है। यहाँ हम पैरामेडिक्स को या जो टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेन करते हैं। इसके अंदर हम ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नीशियंस, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस, रिफ्रैक्शनिस्ट, वैसे ये जो डिप्लोमा इन विजुअल साइंसेज, ये वो क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड देन ही कैन गेट एन एक्सीलेंट और शी कैन गेट एन एक्सीलेंट जॉब एनीवेयर। तो इनमें से हम ये नहीं कहते कि आपने, और इसका हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते। अच्छा, ये मुफ्त है। ठीक। अच्छा, अब ये जो पूरा सिस्टम है जो आपने मुझे बताया, सर होना तो ये चाहिए था कि हम और आगे आते इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान जो और आता, इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पाकिस्तान के जो है वो रिसर्च पेपर्स जाते, यहाँ के मज़ामीन जो है वहाँ पर जाते। इसकी लैकिंग आप समझ रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं किया। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं रिसर्च, और बहुत कम हैं जो पेपर शाया होते हैं इन द टॉप, वो कहते हैं ना, फर्स्ट टियर जर्नल्स इन द वर्ल्ड। ठीक।
हम लोग ने रिसर्च शुरू की है। इस वक्त हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं MIT, जो बहुत वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उनके साथ, और वो बिनाई के बारे में है, बच्चों की। अच्छा। मतलब जो बच्चे जो कंजेनिटली ब्लाइंड है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नूर। ये कंजेनिटली ब्लाइंड मींस कि जो पैदाइशी तौर पर? पैदाइशी तौर। ओके, ठीक। तो पैदाइशी तौर पे है, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है और उनकी नज़र जो है फिर रोशन हो सकती है। ये बड़ा बुनियादी सवाल है सर, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि जो पैदाइशी तौर पर नाबीना होते हैं उनकी बिनाई वापस आ सकती है? आ सकती है, लेकिन उनकी आनी चाहिए पहले 7 सालों के अंदर अंदर। अच्छा। वरना जो है ना, उसके बाद जो उनकी बिनाई आएगी तो वो अच्छी नहीं होगी। मतलब इसमें पहले 7 सालों में अगर आप कर लें ट्रीटमेंट, तो फिर तो आपकी माशाल्लाह वही हो जाएगी जो दूसरे बच्चों की थी। तो बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है। यहाँ पे एक आगाही जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को बताने की, स्पेशली हमारी जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ तक आउटरीच नहीं है, ना आप लोगों की ना और लोगों की। इसके ऊपर क्या आपका कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, ये तो है ना कि हमारे जो सेंटर्स है, ये जो क्लिनिक्स है ना, ये जो 60 क्लिनिक्स हैं, ये सारे रूरल एरियाज़ या स्लम्स में हैं। कराची के स्लम्स में है और बाकी शहरों के रूरल एरियाज़ में है। ठीक, तो वहाँ जब लोग आते हैं तो ये वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग बहुत होती है। बिल्कुल होती होगी, बिल्कुल होती होगी। बल्कि हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो आए स्वाद से, अरे भाई आप, हमारा तो ओडीग्राम है, ओडीग्राम में और काराकरे स्वाद के अंदर 2 अस्पताल हैं। तो वो कहते हैं जी नहीं, मेरे तो चाचा ने यहाँ इलाज कराया था। हाँ? उसकी आंखें बहुत अच्छी आपने बनाई, हम इस वजह से यहाँ आ गए। सो ये जो वर्ड ऑफ माउथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग होती है जी। हाँ। इससे बहुत लोगों को आगाही आप कह रहे हैं ना, आगाही हो जाती है इस तरह। ठीक, अब ये बताइए, आजकल का जो दौर है बड़ा पुरआशोब दौर है, महंगाई अपने उरूज पर है, डॉलर रुपी पैरिटी को देखिए, आपकी ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आप इंपोर्ट करते होंगे और आपके आलात जो हैं उनको आप इंपोर्ट करते होंगे, इक्विपमेंट्स वगैरह। फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले कितना हो रहे हैं और ओवर बजट कितना हो रहे हैं इस महंगाई के उसमें? देखें जी, ये तो अब शुरू होगा ना महंगाई। हमारा साल जो है ना वो होता है जुलाई टू जून, तो फिस्कल ईयर जी, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर। तो ये अब हम देख रहे हैं जी कि कीमतें बढ़ रही हैं। आज मैं साइन करके अप्रूव करके आया हूँ, 230% कीमत बढ़ गई थी। 230%? 230। अब देखिए कि जी आप तो ये मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये 230% बढ़ सकती है। बट सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको बहुत ज़रूरी है। ये रेटिना सर्जरी में होती है इस्तेमाल, सो वो बहुत ज़रूरी है। तो अब उसको फिर हुकूमत उस पर कुछ कर रही है, उसको कुछ सब्सिडाइज करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगी और फिर जो है पाकिस्तान में एक अद्वियात का भी, दालों से लेकर दवाओं तक का एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो क्या इस पर कुछ आप लोग बात कर रहे हैं हुकूमत से, क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है ना हेल्थ केयर के हवाले से? ये तो जी नहीं, हुकूमत इस वक्त कुछ कर नहीं रही। उनके पास तो देखिए ना, मुश्किल है ना, हुकूमत भी तो बड़ी मुश्किल में है। अगर आपके पास 4 अरब डॉलर हों और आपकी इंपोर्ट होती हो कोई, देखिए लास्ट ईयर तो हमने 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट की थी। मिसमैच है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। सो वो उनके पास 100% का फर्क है। उनके पास इतने पैसे नहीं है डॉलर में, इतने डॉलर्स नहीं कहना चाहिए कि वो ये फ्री इंपोर्ट कर सकें। तो ये चीज़ें जो है ना, इसमें यह बुरा वक्त है, इसको हमें सहना पड़ेगा और इसमें से अपने आप को किसी ना किसी तरह निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप भी देख रहे हैं कि टनल की दूसरी तरफ जो उम्मीद की कोई किरण है। एक बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें रहना होगा। निजमुस साकिब साहब, चेयरमैन LRBT हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक जी। नजमुस साकिब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि 230% इजाफा हुआ लागत में। ये मुझे बताइए कि इस वक्त
जो डोनेशन है और फंड रेजिंग है वो कितनी मुतासिर हुई है? देखिए जी, मसला ये है, हमने ये जो मैं आपने 2 अरब 70 करोड़ 60-70 करोड़ जी 70 करोड़ का जो तखमीना आपने फरमाया था, ये है था कि अंडर द प्रीवियस कंडीशंस। ये तो और बढ़ गया होगा। हाँ, अब जो कीमतें बढ़ी हैं ना, तो ये तो मेरा ख्याल है कि 3 अरब से भी ज़ायद चला जाएगा, और बन के मेरा हो सकता है कि 3 अरब 3.5 अरब के करीब भी हो जाए, तो शॉर्टफॉल तो होगा। तो इस वजह से मेरी तो गुजारिश ये है कि जो आपके नाज़रीन हैं वो अपनी ज़कात और अतियात हमें भेजें, और इससे क्योंकि अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आप किसी की नज़र जो है वो आप उसकी आँखें रोशन कर दें, और उसको आप एक आदमी या औरत को अपने खड़ा कर दें कि वो काम करके अपनी ज़िंदगी, वो कहते हैं ना सर, सीइंग इज़ बिलीविंग। सारी चीज़ें वो देख भी रहे हैं, समझ में भी आ रही हैं, नज़र भी आ रही हैं, आपका इदारा काम भी कर रहा है। बट अगेन जो माली मामलात होते हैं उनके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपके ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता होगा, वैसे भी आपके ऑडिटर्स होंगे, थोड़ा सा इन मामलात के ऊपर रोशनी डालिएगा। देखिए, वो तो हमारा ये है कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर है, एक इंटरनल ऑडिटर है। ठीक, एक्सटर्नल ऑडिटर है ग्रांट थॉम्सन। ओके। और जो वो करते हैं हमारा ऑडिट, हमारे जो ऑडिटेड अकाउंट्स है ना, उसका वो ऑडिट करते हैं और उनको वो सर्टिफाई करते हैं कि दिस इज़ द करेक्ट पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये डेकेड्स से ये सिलसिला जारी है? जी जी जी। ये पहले होते थे क्या नाम है, फर्गुसन्स। अब ये उसके बाद अब आ गए हैं ग्रांट थॉर्नटन। इंटरनल ऑडिटर है BDO। ये दीज आर ऑल इंटरनेशनल ऑडिटर्स, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। ये हमारा इंटरनल ऑडिट करते हैं, ये हमारा हर क्वार्टर करते हैं इंटरनल ऑडिट, एंड दे गो अराउंड ऑल द हॉस्पिटल्स, और ऑल्सो हेड ऑफिस में जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और HR का, ये सारा ऑडिट करके ये हमें रिपोर्ट देते हैं बोर्ड को, और फिर बोर्ड कहता है उसको इंश्योर करता है कि अगर कोई खामियां हैं तो वो पुर की जाए। ठीक। सो दैट इज़ द वे वी मेक श्योर कि ये बहुत अच्छी तरह और एफिशिएंटली ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ठीक। अच्छा, अब बात ये कि जो मेन सोर्स एक आपका जो सोर्स है वो 16% जो आपने कहा कि जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, समंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो आपका डायस्पोरा है, ये मुझे बताइए कि अब उनकी तरफ से जो इन्फ्लोज है, क्योंकि जो ऑफिशियल चैनल से पाकिस्तान में इस वक्त रेमिटेंसेस आती थी उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। ये जो डॉलर रुपी पैरिटी का जो पूरा निज़ाम ख़राब हुआ, इसका असर वहाँ से भी पड़ा, आपकी तरफ भी पड़ा, उनके फंड्स वगैरह? नहीं जी, वो देखिए, वो तो करते ही नीगन चैनल से हैं, पैसा भेजते हैं हमारे पास। अब देखिए, बात ये होती है कि ये इंग्लैंड के अंदर तो हमारी एक सिस्टर चैरिटी है, उसका नाम है ग्रैहम नेटन ट्रस्ट। वो हमारे फाउंडर ने शुरू की थी वहाँ। अमेरिका में है चैरिटी, उसका नाम है NRBT USA। अच्छा, LRBT USA जी। ये दोनों जो है ना, ये पाकिस्तानी ही चलाते हैं, डायस्पोरा के पाकिस्तानी। प्रेसिडेंट भी और CEO भी वही हैं, और ये पैसा इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द डायस्पोरा और वो पाकिस्तान भिजवा देते हैं थ्रू लीगल चैनल्स। एग्जैक्टली, थ्रू लीगल चैनल, बैंकिंग चैनल। हाँ, बिल्कुल बैंकिंग चैनल के थ्रू। अच्छा, अब आप अच्छा, और हमारा कनाडा में भी है NRBF फाउंडेशन। सो सबसे बड़ा जो हमारा पैसे भेजता है वो GNT और NRBT USA है। ठीक, वहाँ से पाकिस्तानी जो है वो पैसा भेजते हैं यहाँ के लिए फंड रेज करने के लिए। आपकी अपनी जो एसोसिएशन है इस इदारे के साथ, नजमुल साकिब हमीद साहब, आपकी एसोसिएशन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कितनी पुरानी है, कितने डेकेड्स आपको हो गए इस इदारे को संभाले हुए? तकरीबन 2 डेकेड्स हो गए जी, माशाअल्लाह। मैंने 2004 के अंदर जनवरी में ज्वाइन किया था। मैं उसी जनवरी में मैं रिटायर हुआ था,
अपनी पिछली कंपनी से। और मैंने फिर सोचा कि जी सारी उम्र तो अपने लिए काम किया है और अपने बच्चों के लिए, बच्चों को एजुकेट कर लिया था, शादी हो गई थी उनकी, तो अब हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा और मेरी बीवी ने मुझे इनकरेज किया कि आप बिल्कुल फलाही बहबूद का काम करें। सो मैंने NRBT के लिए वॉलंटियर किया। तो शुरू किया था मैंने एज ए मैनेजिंग ट्रस्टी। अब मैं पिछले 6 सालों से चेयरमैन हूँ, 5 सालों से चेयरमैन हूँ। अच्छा, पूरा सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलता है LRBT का? ये चेयरमैनशिप के हवाले से पूरा बोर्ड और ये सारी चीज़ें ज़रा इसके ऊपर भी। हमारा 23 आदमियों का बोर्ड है जी, सब ट्रस्टीज़ हैं, दिस इज़ अ ट्रस्ट जी। बिल्कुल। सो 23 आदमियों का बोर्ड है। ये बोर्ड जो है ये पॉलिसीज़ और जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ले करता है जी। जो मिशन स्टेटमेंट है और हमारा ये चीज़ें वो करता है, हमारे फाउंडेशन वैल्यूज़ वो करता है, कोर वैल्यूज़ जिसको कहते हैं वो करता है। बोर्ड आल्सो अप्रूव करता है हमारा बजट और प्लान्स। हम 3 साल का प्लान बनाते हैं और 3 सालों का बजट भी साथ बनाते हैं, तो वो उसको अप्रूव वो करता है। उसके बाद ये होता है कि जी फिर एक मैनेजिंग कमेटी है, ठीक। वो मैनेजिंग कमेटी जो है वो डे टू डे वो उसको एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान को ओवरसी करती है। ठीक है, यानी फुल कॉर्पोरेट नॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर ये इदारा इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तान में। और हम कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि सिंगल लार्जेस्ट इदारा है पाकिस्तान में अमराज चश्म के हवाले से LRBT। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में बीनाई से महरूम और अमराज चश्म के हवाले से जो अफराद हैं उनकी मदद की जाए इस प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत शुक्रिया। नजमुस्साकिब हमीद साहब, चेयरमैन LRBT, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और आने वाले प्रोग्राम में हम और ऑर्गेनाइजेशंस को और ट्रस्ट को आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।